इस वीडियो में हम साइलो सेकेंड थ्योरम प्रूफ करने जा रहे हैं। साइलो फर्स्ट थ्योरम का प्रूफ अगर आप सिंपल तरीके से देखना चाहते हैं तो वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो साइलो फर्स्ट थ्योरम में हमने देखा था कि ये कॉची थ्योरम का जनरलाइजेशन है। साइलो सेकेंड थ्योरम हमें ये बताता है कि कोई भी दो साइलो पी सब ग्रुप होंगे तो वे कॉन्जुगेट होंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं साइलो पी सब ग्रुप की। इफ़ G is a finite group and P a prime number, then a subgroup of G of order p to the power m, where p to the power m divides order of group G, but p to the power m plus 1 doesn't divide order of group G, is called a साइलो P सबग्रुप और P साइलो सबग्रुप ऑफ G। तो ये साइलो P सबग्रुप की डेफिनीशन है। इसमें ये कह रहे हैं कि कोई भी फाइनाइट ऑर्डर का कोई भी ग्रुप है और P एक प्राइम है और P की पावर m ऑर्डर ऑफ ग्रुप G को डिवाइड कर रहा है, लेकिन P टू द पावर m प्लस 1 ग्रुप G के ऑर्डर को डिवाइड नहीं कर रहा है। तो कोई भी जो सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर P टू द पावर m होगा उसको हम बोलेंगे साइलो P सब ग्रुप या P साइलो सब ग्रुप ऑफ G। तो क्लियरली अगर कोई ग्रुप हो, कोई ग्रुप G है, उसका ऑर्डर मान लीजिए कि आपका दिया हुआ है 2 टू द पावर 4 इंटू 7 दिया हुआ है। तो कोई भी सब ग्रुप H ऑफ G जिसका ऑर्डर कितना हो 2 टू द पावर 4 हो, ये क्या कहलाएगा? साइलो 2 सब ग्रुप या 2 साइलो सब ग्रुप कहलाएगा, क्योंकि 2 प्राइम है और 2 टू द पावर 4 ये मैक्सिमम पावर है, या 2 टू द पावर 4 ये मैक्सिमम नंबर है जो इस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है। तो कोई भी ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर 2 टू द पावर 4 है वो साइलो 2 सब ग्रुप या 2 साइलो सब ग्रुप ऑफ G कहलाएगा। और ऐसे ही 7 साइलो सब ग्रुप का ऑर्डर क्या हो जाएगा? अगर H यहाँ पर हम दूसरा ले लेते हैं, मान लीजिए K साइलो 7 साइलो सब ग्रुप है, 7 साइलो सब ग्रुप है, तो उस केस में 7 साइलो सब ग्रुप का ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ K 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 टू द पावर 1 ये ऑर्डर ऑफ ग्रुप G को डिवाइड कर रहा है, लेकिन 7 टू द पावर 2 या 3 ये ग्रुप G के ऑर्डर को डिवाइड नहीं कर रहा है। यानी 7 टू द पावर 1 ये मैक्सिमम नंबर है जो इस ग्रुप G के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, इसलिए जो K का ऑर्डर है वो 7 हो जाएगा, यानी कि साइलो 7 सब ग्रुप का ऑर्डर 7 हो जाएगा। ये स्पेसिफिक नहीं मेंशन कर रहे हैं, कोई भी ग्रुप हो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यानी कि P टू द पावर m ऑर्डर का कोई भी सब ग्रुप होगा उसको हम साइलो P सब ग्रुप कहेंगे। सिर्फ ऑर्डर पे डिपेंड कर रहा है साइलो P सब ग्रुप, और किसी भी चीज़ में नहीं डिपेंड कर रहा है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि एक ग्रुप के पास साइलो P सब ग्रुप की संख्या एक से ज़्यादा हो जाए। तो जो साइलो थर्ड थ्योरम है इसी पे डिपेंड करता है, जो आपको बताता है कि साइलो P सब ग्रुप के संख्या या नंबर ऑफ साइलो P सब ग्रुप्स कितने हो सकते हैं और उस नंबर की क्या प्रॉपर्टी हो सकती है।
तो साइलो थर्ड थ्योरम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट डेफिनीशन है कॉन्जुगेट सब ग्रुप की। टू subgroups P and Q are called subgroup P and Q of a group G are called conjugate in G if there exists an element G belongs to group G such that Q equal to हो जाए P, Q equal to हो जाए G P G इनवर्स। तो कोई भी ग्रुप है, उसके दो सब ग्रुप हैं, उनको हम उन दोनों सब ग्रुप को हम बोलेंगे कि कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स हैं। अगर कोई एक एलिमेंट मिल जाए ग्रुप जी में जिसके लिए एक ग्रुप Q बराबर जी पी जी इनवर्स हो जाए। ऑब्वियसली जो कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स होंगे उनका ऑर्डर हमेशा इक्वल रहेगा, लेकिन ऑर्डर इक्वल है तो वो कॉन्जुगेट हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो वो जो साइलो सेकेंड थ्योरम है उसका स्टेटमेंट हम लिखते हैं साइलो सेकेंड थ्योरम। ये क्या कहती है? एनी टू साइलो P सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप group G are conjugate in G। इसका क्या मीनिंग है? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि if P and Q are P silo subgroups of a finite group G, then there exists G belongs to group G such that Q equal to G P G इनवर्स। मीन्स जो ग्रुप P एंड Q है वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट हो जाएंगे। इसे प्रूफ करने के लिए हमें डबल कोसेट्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। इनफैक्ट इसका जो सिंपलेस्ट प्रूफ है डबल कोसेट्स के हेल्प से बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी हो जाएगा। तो लेट अस इंट्रोड्यूस डबल कोसेट्स। लेफ्ट कोसेट्स, राइट कोसेट्स ऑलरेडी हम जानते हैं। यहाँ पर हम डबल कोसेट की बात कर रहे हैं तो उसको पहले डिफ़ाइन करते हैं। डबल कोसेट की डेफिनेशन क्या है? लेट H, जैसे कोसेट डिफ़ाइन करने के लिए यूजुअली हम एक ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है, तो डबल कोसेट के लिए हमें दो सब ग्रुप्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेट H के बी सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप G। लेट A B belongs to G। define a relation on group G as follows.
A is related to B if and only if there exists H belongs to subgroups H and K belongs to subgroup K, such that A equal to H B K. Then clearly relation is an equivalence relation on group G. बहुत आसान है. रिफ्लेक्सिव कैसे हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव A related to A because we can write A equal to E A E, जहाँ पर E आइडेंटिटी है तो सब ग्रुप H में भी होगा और सब ग्रुप K में भी होगा, इसलिए A related to A for all A belongs to G, इसलिए रिफ्लेक्सिव हो जाएगा. सिमेट्रिक हम प्रूफ कर सकते हैं. सिमेट्रिक अगर सपोज A रिलेटेड टू B है, इसका मीनिंग क्या है? बाय डेफिनेशन A इक्वल टू H B K है, जहाँ पर H बिलोंग कर रहा है सब ग्रुप H में एंड K बिलोंग कर रहा है सब ग्रुप K में. और अगर ऐसा है तो H का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड से H इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो B इक्वल टू हो जाएगा, और राइट हैंड साइड से K इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो B इक्वल टू हो जाएगा H इन्वर्स A K इन्वर्स, और ये इम्प्लाई कर रहा है कि B बाय डेफिनेशन B रिलेटेड है A से. सिमिलरली ट्रांजिटिव हम प्रूफ कर सकते हैं. तो ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए सपोज कि A रिलेट कर रहा है B से एंड B रिलेट कर रहा है C से, तो हमें दिखाना होगा A रिलेट कर रहा है C से. तो बाय डेफिनेशन ये क्या इम्प्लाई कर रहा है? A अगर B से रिलेट कर रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं? A इक्वल टू H1 B K1, और B रिलेट कर रहा है C से, इसका मतलब हम B को क्या लिख सकते हैं? B इक्वल टू H2 C K2. अब यहाँ पर B की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये क्या इम्प्लाई करेगा? A इक्वल टू हो जाएगा H1 और B को हम लिख सकते हैं H2 C K2 K1, और ये इम्प्लाई करेगा कि A इक्वल टू H1 H2 टाइम्स C और K2 टाइम्स K1. चूँकि H1 H2 दोनों H के सब ग्रुप H के एलिमेंट है, तो H1 H2 बाई क्लोजर प्रॉपर्टी सब ग्रुप H में होगा, ऐसे ही K2 K1 भी सब ग्रुप K में होगा, और ये इम्प्लाई कर देगा कि A रिलेट कर रहा है C से, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा. नाउ इक्विवेलेंस क्लास, अगर इक्विवेलेंस है तो इक्विवेलेंस क्लास होगी. इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A belongs to G is given by क्लास ऑफ A, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं. और बाय डेफिनेशन ऐसे एलिमेंट हैं ग्रुप G के जो A के इक्विवेलेंट हैं, और बाय डेफिनेशन वही एलिमेंट इक्विवेलेंट है
जिन्हें हम लिख सकते हैं एक इक्विवेलेंट वही एलिमेंट है जिन्हें हम लिख सकते हैं एच ए के टाइप से, जहाँ पर एच बिलोंग कर रहा है कैपिटल एच में और के बिलोंग कर रहा है कैपिटल के में, और इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं एच ए के, और इसी को हम डबल कोसेट कहते हैं, कॉल्ड डबल कोसेट, डबल कोसेट ऑफ H and K in G. Now since जो रिलेशन हमने डिफाइन किया है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो हम G को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ यूनियन ऑफ डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस। तो हम G को लिख सकते हैं G is expressible as union of disjoint equivalence classes। G इक्वल टू हम लिख सकते हैं यूनियन ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस A बिलोंग्स टू G। डिसजॉइंट यूनियन ले रहे हैं, यानी जितने भी डिसजॉइंट क्लासेस बनेंगे उन सब का यूनियन G के बराबर हो जाएगा, और जो क्लास आई है वो डबल कोसेट के बराबर आई है, डबल कोसेट के बराबर आई है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यूनियन ऑफ ऑल डिसजॉइंट डबल कोसेट्स। तो A बिलोंग्स टू G एंड एच ए के, जितने भी डिसजॉइंट डबल कोसेट्स पॉसिबल है उन सभी का यूनियन G के बराबर हो जाए। अब हम देखना चाहते हैं कि ये डबल कोसेट में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होंगे। इसके लिए हमें एक मैप डिफ़ाइन करना है। एक मैप डिफ़ाइन करेंगे, डिफ़ाइन F फ्रॉम एच ए के डबल कोसेट टू एच ए के A इनवर्स सच दैट, नेचुरल मैपिंग है यहाँ से, यहाँ का जनरल एलिमेंट एच ए के होगा और इसमें F ऑपरेट करेंगे तो राइट हैंड साइड जो जनरल एलिमेंट है एच ए के ए इनवर्स टाइप का है, तो नेचुरल मैपिंग है। F को हम नेचुरल तरीके से डिफ़ाइन कर रहे हैं फॉर ऑल H belongs to H and K belongs to K। लेकिन यहाँ पर हमारा जो डोमेन है फंक्शन का वो स्पेशल है। यहाँ पर एक ही एलिमेंट को एक से अधिक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन है वो वेल डिफाइंड है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्लियरली इट इज़ वेल डिफाइंड, क्लियरली F इज़ वेल डिफाइंड। क्यों वेल डिफाइंड है? एज इफ़ एच ए के बराबर एच डैश ए के डैश है तो ये इम्प्लाई करेगा, दोनों तरफ हम ए इनवर्स से अप्लाई कर दें तो डोमेन में अगर दो एक ही एलिमेंट का दो रिप्रेजेंटेशन है तो देखिए क्या होगा, राइट हैंड साइड से ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो एच डैश ए के डैश ए इनवर्स हो जाएगा, और ये क्या इम्प्लाई करेगा कि एफ ऑफ एच ए के बराबर एफ ऑफ एच डैश ए के डैश हो जाएगा। यानी कि अगर एक ही एलिमेंट का दो रिप्रेजेंटेशन है तो दोनों की इमेजेस भी इक्वल होंगी, तो इसलिए ये मैप वेल डिफाइंड हो जाएगा। और साथ ही साथ ये मैप जो हमने डिफ़ाइन किया है ये बाइजेक्टिव भी है, सिंपली हम प्रूफ कर सकते हैं। आल्सो एफ इज़ 1 1 कैसे है? अगर हम ले लें एफ एच ए के बराबर
एफ एच डैश ए के डैश ले लें तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, एच ए के ए इनवर्स बराबर एच डैश ए के डैश ए इनवर्स हो जाएगा। और राइट कैंसिलेशन लॉ से हमें क्या मिल जाएगा, एच ए के बराबर एच डैश ए के डैश, और इसलिए मैप 1-1 हो जाएगी। एफ इच ऑन टू, ये बहुत ही ऑब्वियस है। लेट कैसे, लेट एच ए के ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच ए के ए इनवर्स, then this implies एच ए के belongs to एच ए के यानी डोमेन, एंड बाय डेफिनीशन एफ ऑफ एच ए के ये किसके बराबर हो जाएगा, एच ए के ए इनवर्स के। तो कोई भी हम कोडोमेन का कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लें तो उसके लिए हमें उस प्री इमेज मिल जा रही है, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन भी हो जाएगा। तो जो फंक्शन f है वो क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा, इसलिए f इज़ 1-1 एंड ऑन। इसलिए क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ डबल कोसेट एच ए के इक्वल टू हो जाएगा ऑर्डर ऑफ कोडोमेन ऑफ द फंक्शन f, एच ए के ए इनवर्स इफ h एंड k आर फाइनाइट। अगर फाइनाइट नहीं रहेंगे तो दोनों की कार्डिनलिटी सेम रहेगी, लेकिन उस केस में हम दोनों का ऑर्डर इक्वल नहीं कह सकते हैं, लेकिन h के दोनों फाइनाइट है तो उस केस में दोनों का ऑर्डर इक्वल हो जाएगा। और जो राइट हैंड साइड लिखा हुआ है वो एक्चुअली उसका ऑर्डर निकालने का हमें फार्मूला मालूम है। ये एक ए के ए इनवर्स ये एक सब ग्रुप हो जाएगा, के का कॉन्जुगेट है और एच दूसरा सब ग्रुप है, तो हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ डबल कोसेट एच ए के इक्वल टू ऑर्डर ऑफ दिस, और ये किसके इक्वल है, ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ ए के ए इनवर्स डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन ए के ए इनवर्स। और चूँकि कॉन्जुगेट जो सब ग्रुप है उसका ऑर्डर सेम ही रहता है, तो ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के ये हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन ए के ए इनवर्स। तो डबल कोसेट का जो ऑर्डर है वो हमें मिल गया। जो डबल कोसेट एच ए का ऑर्डर है यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट इसमें कितने होंगे, एग्जैक्टली इस नंबर के बराबर इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट होंगे। तो अगर हमारा जो ग्रुप जी था फाइनाइट हो, इफ़ जी इज़ फाइनाइट, जी इज़ फाइनाइट ग्रुप, देन ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ डबल कोसेट हो जाएगा, ए बिलोंग्स टू जी। ऑब्वियसली यहाँ पर डिसजॉइंट कोसेट्स ले रहे हैं, डबल कोसेट्स ले रहे हैं, और ये किसके बराबर हो जाएगा, समेशन ए ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन ए के ए इनवर्स। तो ये फार्मूला हमें हेल्प करेगा कॉची-शैलो-शेकिन थ्योरम को प्रूफ करने में। ये जो रिज़ल्ट है डबल कोसेट के टर्म में ये हमें हेल्प करेगा शैलो-शेकिन थ्योरम को प्रूफ करने में। तो अब हम आते हैं प्रूफ ऑफ शैलो थ्योरम में। शैलो थ्योरम का प्रूफ हम इजीली अब कर सकते हैं। सो लेट पी ये प्रूफ है शैलो
सेकेंड थ्योरम का यहाँ से स्टार्ट होता है। तो अगर आपसे पूछ रहा है लॉन्ग आंसर में, तब आप इस पूरा डबल कोसेट के साथ में प्रूफ करेंगे। अगर आप सिंपली शॉर्ट आंसर में पूछ रहा है तो डायरेक्ट इस फार्मूले को मेंशन करके डायरेक्ट प्रूफ लिख सकते हैं। अब डिपेंड कर रहा है आपके ऊपर। सो लेट P and Q be silo P subgroup of G. Let order of P equal to P to the power n equal to order of Q. ऑब्वियसली सारे साइलो P सब ग्रुप के ऑर्डर सेम रहेंगे और उसको हमने P टू द पावर n मान लिया। और इसका मीनिंग क्या हुआ? बाय डेफिनीशन P टू द पावर n ग्रुप G के ऑर्डर को डिवाइड करेगा एंड P टू द पावर n प्लस 1 ग्रुप G के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करेगा। ये बाय डेफिनीशन साइलो P सब ग्रुप की डेफिनीशन ही यही है कि इसका ऑर्डर अगर P टू द पावर n है तो ये मैक्सिमम नंबर है जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप G को डिवाइड करेगा। P टू द पावर n प्लस 1 अगर P टू द पावर n की जगह n प्लस 1 कर दें या हायर पावर कर दें तो उस केस में ये ग्रुप G के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाना है कि P और Q कॉन्जुगेट नहीं है, सॉरी P और Q कॉन्जुगेट हैं G में। हमने क्या स्टेटमेंट क्या था कि कोई भी दो साइलो P सब ग्रुप होंगे तो वो कॉन्जुगेट होंगे ग्रुप G में। तो यहाँ पर हम प्रूफ करेंगे बाय कंट्राडिक्शन। We shall prove the result by contradiction suppose P and Q are not conjugate in G। इसका मीनिंग क्या हो गया? दैट इज P नॉट इक्वल टू G इनवर्स फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G। किसी भी G के लिए ये P और G इनवर्स कभी भी इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर किसी भी G के एक पर्टिकुलर G के लिए इक्वल हो गए तो कॉन्जुगेट हो जाएंगे। देन बाय डबल कोसेट थ्योरी जो अभी हमने डिस्कस किया है थ्योरी, ऑर्डर ऑफ डबल कोसेट पी एक्स क्यू, ये कितना हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ P इंटू ऑर्डर ऑफ Q डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ P इंटरसेक्शन एक्स क्यू एक्स इनवर्स फॉर एनी x belongs to group G. Now since P intersection x q x इनवर्स ये क्या होगा? ये सब ग्रुप होगा P का, इसलिए जो ऑर्डर है P इंटरसेक्शन x q x इनवर्स का ये क्या हो जाएगा? P टू द पावर m हो जाएगा, जहाँ पर m लेस देन इक्वल टू n रहेगा। ऐसा क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो P का ऑर्डर है P टू द पावर n है और ये सब ग्रुप है, तो P के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। और चूँकि P टू द पावर n P का ऑर्डर है, इसलिए जो इस सब ग्रुप का ऑर्डर है P टू द पावर ही समथिंग हो सकता है। तो इसको हमने मान लिया है P टू द पावर m, जहाँ पर ऑब्वियसली m लेस दैन इक्वल टू n होगा। नाउ अब यहाँ पर दो केसेस पॉसिबल हैं। सपोज इफ़ m इक्वल टू n है तो उस केस में क्या हो जाएगा? अगर m इक्वल टू n है तो ये जो सब ग्रुप है P का, ये P के ऑर्डर के बराबर हो गया।
अगर m इक्वल टू n हो जाएगा तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि p इंटरसेक्शन एक्स क्यू एक्स इनवर्स, इसका जो ऑर्डर है वो p के बराबर हो जाएगा, और इसलिए ये जो सब ग्रुप है पूरा का पूरा p के बराबर हो जाएगा। और इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो p है वो सबसेट हो जाएगा किसका, एक्स क्यू एक्स इनवर्स का। और चूँकि यहाँ से हम इम्प्लाई कर सकते हैं कि p बराबर हो जाएगा एक्स क्यू एक्स इनवर्स के, क्यों, क्योंकि जो ऑर्डर है एक्स क्यू एक्स इनवर्स का, उसका ऑर्डर p के ऑर्डर के बराबर है और इसका ऑर्डर q के ऑर्डर के बराबर है। ये सभी जो सब ग्रुप्स हैं सभी का ऑर्डर एक ही है। तो अगर p सबसेट है एक्स क्यू एक्स इनवर्स का और दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है तो ये सबसेट आपस में दोनों इक्वल हो जाएंगे। और ये क्या है, ये कंट्राडिक्शन है, विच इज़ अ कंट्राडिक्शन क्योंकि हमने एज्यूम किया था कि किसी भी एलिमेंट g के लिए p और q कॉन्जुगेट नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये कंट्राडिक्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि m इक्वल टू n है, तो ये कंट्राडिक्शन मिल रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए कि जो m होगा वो स्ट्रिक्टली लेस देन n होगा, एंड दस m लेस देन n होगा। तो उस केस में जो ऑर्डर ऑफ p एक्स क्यू है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ p इंटू ऑर्डर ऑफ q अपॉन ऑर्डर ऑफ p इंटरसेक्शन एक्स क्यू एक्स इनवर्स, ये किसके बराबर हो जाएगा, p टू द पावर n इंटू p टू द पावर n अपॉन p टू द पावर m, विच इज़ इक्वल टू p टू द पावर 2n माइनस m। ये जो m है m लेस देन n है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g। अब चूँकि जो m है लेस देन n है और m और n दोनों क्या है, इंटीजर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n माइनस m ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यानी कि n माइनस m क्या है, पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, यानी कि या तो 1 होगा इसकी वैल्यू या 2 होगा या कोई भी इससे बड़ी कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है। और इसलिए ये इम्प्लाई करेगा कि n माइनस m माइनस 1 ये क्या हो जाएगा, ये या तो पॉजिटिव रहेगा और या तो 0 इंटीजर के बराबर हो सकता है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि n माइनस m अगर नेचुरल नंबर में है तो उससे एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो तब भी वो या तो पॉजिटिव रहेगा और या तो अगर 1 है तो उस केस में ये 0 हो जाएगा। किसी भी सिचुएशन में ये नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता है। इसलिए क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ p एक्स क्यू डबल कोसेट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, p टू द पावर 2n माइनस m था, और इसे हम लिख सकते हैं p टू द पावर n प्लस 1 इंटू p टू द पावर n माइनस m माइनस 1। और चूँकि n माइनस m माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये कुछ भी होगा, या तो 1 होगा या तो p की पावर समथिंग होगा। तो इन एनी केस ये जो ऑर्डर ऑफ डबल कोसेट हो गया, ये क्या हो गया, मल्टीपल ऑफ p टू द पावर n प्लस 1 हो गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g। नाउ ऑर्डर ऑफ ग्रुप g ये किसके बराबर है, ये इक्वल है समेशन ऑफ ऑल डिसजॉइंट डबल कोसेट्स, और ये क्या हो जाएगा, चूँकि हर एक कोसेट से p टू द पावर n प्लस 1 का मल्टीपल है
तो जो भी नंबर होगा उन सब का सम भी p टू द पावर n+1 का मल्टीपल हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ p टू द पावर n+1। और इसका मीनिंग क्या हो गया, इसलिए जो p टू द पावर n+1 है, चूँकि ये ऑर्डर ऑफ ग्रुप G क्या हो गया, p टू द पावर n+1 का मल्टीपल हो गया, इसलिए p टू द पावर n+1 है, ये ऑर्डर ऑफ ग्रुप G को डिवाइड करेगा, विच इज़ अ कंट्राडिक्शन, क्योंकि ऑलरेडी हमने एज्यूम किया था कि p टू द पावर n+1 ऑर्डर ऑफ ग्रुप G को डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि p और q का जो ऑर्डर था वो p टू द पावर n ऑर्डर का था और वो साइलो p सब ग्रुप थे, इसलिए p टू द पावर n+1 कभी भी ऑर्डर ऑफ ग्रुप G को डिवाइड नहीं करेगा। और यहाँ से क्या मिल रहा है, एक कंट्राडिक्शन मिल रहा है कि p टू द पावर n+1 ऑर्डर ऑफ ग्रुप G को डिवाइड करेगा। तो ये कंट्राडिक्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था कि देयर एग्जिस्ट नो एलिमेंट G फॉर विच p इक्वल टू G इनवर्स। हमने एज्यूम किया था कि p और q क्या है, कंजुगेट नहीं है, इसलिए कंट्राडिक्शन आ रहा है। तो hence p and q are conjugate in G, that is there exists G belongs to group G such that p equal to GQ G inverse, and this completes the proof। यही हमें प्रूफ करना था। तो ये साइलो सेकेंड थ्योरम का डबल कोसेट्स की हेल्प से, थ्योरी ऑफ डबल कोसेट्स की हेल्प से ये सबसे सिंपलेस्ट प्रूफ है। इसके अलावा भी दूसरे प्रूफ आपको मिल सकते हैं लिटरेचर में, लेकिन वो इतने आसान नहीं होते हैं जितना आसान डबल कोसेट की हेल्प से हम प्रूफ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, साइलो थ्योरी का लास्ट थ्योरम, साइलो थर्ड थ्योरम हम लोग प्रूफ करेंगे सिंपल तरीके से, और उसके बाद कुछ इसका एप्लीकेशन भी डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।